विद्यार्थी मित्रों, मैं आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने हमारे YouTube चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जो कि स्कूल के रिगार्डिंग है, जो भी क्लास 12, 10th और 12th के लिए ये सुनने में आ रहा है कि सभी स्कूलें खोली जा रही हैं। सभी स्कूलें खोली जा रही हैं मतलब कब खोली जा रही हैं? जैसे लास्ट गाइडलाइन के अनुसार हमारा 31 अगस्त तक हमारा स्कूल क्या था, बंद था। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 1 सितंबर से हमारा स्कूल पूरी तरह से चालू होने वाला है। लेकिन किसके लिए? केवल छोटे बच्चों के लिए चालू नहीं कर रहे हैं। हमारा 10वीं और 12वीं यानी बोर्ड की एग्जाम के लिए, बोर्ड के वाले बच्चों के लिए हमें क्या कर दिया गया है, गाइडलाइन दे दिया गया है कि उनको नियमों के अनुसार हमें क्या करना है, बैठाना है। नियमों के अनुसार बैठाना है। पहले क्लास 10th और 12th को बुलाया जाएगा, उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी रही तो हमें क्या करें, अदर बच्चों को भी हम क्या करते हैं, अदर क्लास के बच्चों को भी हम बुला सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ था, जो कि हमारा क्या था, स्कूल खुलने की संभावना बढ़ गई। और अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा क्या चल रहा था। क्लास 12 के लिए हमने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट किया था, और चैप्टर नंबर 4 हमारा जो नया सिलेबस है उसके अनुसार भी हमने रखा था, जो क्या है, साझेदारी के पुनर्गठन के बारे में। तो साझेदारी का पुनर्गठन के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी थी। उस साझेदारी के पुनर्गठन में क्या कैसा प्रोसेस था, सभी मैंने बताया था। साझेदारी को पुनर्गठन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में आते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन क्यों किया जाता है, इस सभी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया था, पूरी जानकारी दे दिया था। उसके साथ ही हमने क्या किया था, लाभ का भाग और त्याग का भाग, क्योंकि पुनर्गठन में मेन सवाल उसी का होता है, किस साझेदार को कितना लाभ हो रहा है, किस साझेदार को कितना त्याग हो रहा है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने लास्ट लेक्चर में दे चुके हैं। तो सर आज का टॉपिक क्या रहेगा? तो सर आज का टॉपिक जो रहेगा वो हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, जो कि क्या है, पुनः मूल्यांकन खाता है। तो सर ये पुनः मूल्यांकन खाता क्या है, पुनः मूल्यांकन खाता बनाया क्यों जाता है, पुनः मूल्यांकन खाता बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। और उसी के साथ उसके साथ होने वाली जो प्रविष्टियां हैं वो भी आप सभी के सामने पेश करूंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर, साझेदारी के पुनर्गठन पर। तो बच्चों, जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था कि साझेदारी के पुनर्गठन में जो टॉपिक था हमारा किसका, पुनः मूल्यांकन खाते का। ये पुनः मूल्यांकन खाता होता क्या है? तो बच्चों ये पुनः मूल्यांकन खाता इसलिए बनाया जाता है कि साझेदारी का जब पुनर्गठन करते हैं तो जो कारण से गठन करते समय जो संपत्ति और दायित्वों का क्या किया जाता है, वापस मूल्यांकन किया जाता है। वापस मूल्यांकन किया जाता है मतलब जो लास्ट कीमत थी, मतलब भूतकाल का जो कीमत था उसको भविष्य में कौन सी कीमत रखना है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो उसको कंपेयर करने के साथ जो रकम डिफरेंस की कहलाती है, उसी को जिस खाते में दर्शाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी को कहूंगा, पुनः मूल्यांकन खाता अर्थात क्या, कि साझेदारी का पुनर्गठन करते समय, साझेदारी का पुनर्गठन करते समय संपत्ति और दायित्वों में जो कीमत नहीं आती है उसकी कंपेयर पुरानी कीमत के साथ की जाती है। तो उसे उसकी अंदर की रकम जिस खाते में दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब पुनः मूल्यांकन खाता बनाने का मेन उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है कि जब पुनः मूल्यांकन खाता बनाया हमने, तो जो प्रीवियस रकम थी, मतलब भूतकाल की जो रकम थी और जो अभी वर्तमान में रकम चल रही, इनके बीच की डिफरेंस से हमें भविष्य में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको ध्यान में रखकर भी हम क्या करते हैं, इसका मेन उद्देश्य वही है कि सामने वाले की कीमत से अभी कीमत हमारी क्या हुई, घटी की बढ़ी, सामने वाले को जितना चुकाना था वो अब कम चुकाना है कि उससे ज्यादा चुकाना है। इन सभी का बात किसके अंदर आ जाती है, पुनः मूल्यांकन खाते में आ जाती है। तो पुनः मूल्यांकन खाते में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें प्रविष्टि में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं कह रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं वीडियो के अंत तक। देखो यहाँ पर जैसे सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा, पुनः मूल्यांकन खाते को और किस नाम से जाना जाता है। 1 नंबर का सवाल मोस्ट एमपी है, एमसीक्यू के लिए हो चाहे सेक्शन बी के लिए हो, ये हमारा मोस्ट एमपी है कि पुनः मूल्यांकन खाते को और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, लाभ हानि समायोजन खाता। अच्छा, इसको लाभ हानि समायोजन खाता क्यों कहा जाता है, इसका भी मैं एक बता देता हूँ। जैसे कि पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करते समय हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि इसमें जो भी एंट्रियां होंगी वो समायोजन के ऊपर से होती है। किसके ऊपर से होती है, समायोजन के ऊपर से होती है। और समायोजन के ऊपर से होने से इसमें प्रॉफिट लॉस में कैसे,
लास्ट ईयर की कीमत को अभी की कीमत के साथ कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने से क्या होता है, किसी में कमी होती है, कभी संपत्ति में कमी होता है तो कभी संपत्ति में वृद्धि होती है। उसी तरह कभी दायित्व में कमी होता है तो कभी दायित्व में वृद्धि होती है। तो उसके चलते हमें क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है कि कौन से साझेदार को कितना प्रॉफिट हुआ, कौन से साझेदार को कितना लॉस हुआ। तो ये प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ हानि हुआ और किसके अनुसार हुआ, समायोजन के अनुसार हुआ, इसलिए इसको एक खाता और कहते हैं लाभ हानि समायोजन खाता, क्योंकि समायोजन पर से खाता बनाया जाता है। अब समायोजन खाते के साथ साथ अब मैं बताऊंगा इसकी सारी प्रविष्टियां। तो इसकी प्रविष्टि जानने से पहले कौन कौन से मुद्दे इसके अंदर आते हैं ये मैं आप सभी को बता दूं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है संपत्ति में वृद्धि। ठीक है, संपत्ति में वृद्धि हो तो, दूसरा संपत्ति में कमी हो तो, फिर तीसरा दायित्व में वृद्धि हो तब, फिर चौथा दायित्व में कमी हो तब, फिर पांचवा पॉइंट संपत्ति दायित्व का तो हो गया, कोई संपत्ति लिखना रह जाए तब, लिखना रह जाए तब, फिर उसके बाद छठा पॉइंट है कोई दायित्व लिखना रह जाए तब, ठीक है, यहां तक हुआ। फिर उसके बाद ये तो क्लियर हुआ। इसके साथ और कौन सा पॉइंट आता है, जैसे मान लो अग्रिम चुकाया, मिलना बाकी, आवक इत्यादि इत्यादि का लेखा करना रह जाए तब, रह जाए तब, फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो किसका है, अग्रिम प्राप्त का है, अग्रिम प्राप्त हो, चुकाना बाकी कोई भी खर्च होगा इत्यादि का लेखा रह जाए। और एक लास्ट पॉइंट जो है क्या, पुनः मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते समय। पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते समय मतलब बंद करने के बाद हमें साझेदार को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर का लाभ हो तब, फिर दूसरा पॉइंट हानि हो तब, हानि हो तब। इतने सारे पॉइंट ये हमारे साझेदारी के पुनः गठन करते समय पुनः मूल्यांकन खाते में इन सभी असुरों को दर्शाया जाता है। अब सभी के सामने मैंने क्या किया था, पुनः मूल्यांकन खाते के जितने भी पॉइंट्स थे वो सभी को दर्शा दिया, लेकिन इसकी प्रविष्टि कैसी हुई होगी वो मैंने अभी तक आप सभी को नहीं बताया। तो उसकी प्रविष्टि की मैं बारे में बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, संपत्ति में वृद्धि। संपत्ति में वृद्धि, इसका पॉइंट मैं सबसे पहले आप सभी के सामने क्लियर कर दूं कि संपत्ति में वृद्धि कहलाता क्या है। तो संपत्ति में वृद्धि कैसे हम जानेंगे कि संपत्ति में वृद्धि हुआ कि संपत्ति में कमी हुआ। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, उसका टेबल देखना पड़ेगा, मतलब उसकी कच्ची तलपट देखना पड़ेगा और कच्ची तलपट के अनुसार समायोजन में क्या कहा गया है वो बातें में से देखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बात किया संपत्ति में वृद्धि, तो जैसे मैं बात करूं जमीन की कीमत तलपट पर, जमीन जो है संपत्ति पे दिया गया है, मान लो 1 लाख का दिया गया है। कितने का दिया गया है, 1 लाख का दिया गया है। 1 लाख का दिया गया है संपत्ति पर, यहाँ पर
लेकिन जो समायोजन की बात करूं तो समायोजन में जैसे मान लो बोल दिया जाए कि 10,000 का वृद्धि करना है, 10,000 की जमीन में वृद्धि करना है। तो वृद्धि करना है मतलब क्या हुआ, संपत्ति की कीमत में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो ये वृद्धि कहाँ क्या दर्शाएगा, ये संपत्ति में वृद्धि दर्शाएगा। बाई चांस मान लो इसमें कह दिया जाए कि वृद्धि की जगह कमी करना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संपत्ति में कमी कराएगा। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा खेल किसके ऊपर आधारित है, समायोजन के ऊपर आधारित है। और समायोजन पर से इसीलिए इसको कहा गया है लाभांश समायोजन भी खाता। ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ कि संपत्ति में वृद्धि क्या होता है, संपत्ति में कमी क्या होता है। उसी तरह हमें दायित्व के अंदर भी वृद्धि देखना है, दायित्व के अंदर भी कमी देखना है। तो संपत्ति जब कमी होता है, वृद्धि होता है, तो हमें पुनः मूल्यांकन खाते में कैसे असर दर्शाई जाती है। सिंपल से एक लॉजिक में बताऊंगा कि पुनः मूल्यांकन खाता बनाते समय याद रखना, जिस चीज में हमें प्रॉफिट हो जाएगा उसमें हमारा पुनः मूल्यांकन खाते की जमा साइड में उसको हम लिख देंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, हानि हो जाए या तो खर्च हो जाए, तो याद रखना पुनः मूल्यांकन खाता उधार हो जाएगा। तो यहाँ संपत्ति में वृद्धि हो गई मतलब हमारे पास पैसे क्या हो गए, बढ़ गए। तो बढ़ गए तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ रोजनामचे में मैं क्या लिखूंगा, संपत्ति खाते उधार, संपत्ति खाते उधार, और वह क्या हो जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते जमा। ठीक है, ये तो पहला हुआ। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, संपत्ति में कमी किया जाए। तो संपत्ति में कमी हो तब, ठीक है, संपत्ति में कमी हो तब उस टाइम पे क्या करेंगे, तो जैसे संपत्ति में कमी हुआ मतलब क्या हुआ, 1,00,000 से 10,000 की कमी हो जाए, कमी हो जाए मतलब 90,000 हो जाए। तो 90,000 अगर समायोजन में दिया गया है तो ऐसी कंडीशनों में भी हमें क्या करना पड़ता है, पुनः मूल्यांकन खाता। नुकसान हो गया, कमी हुआ मतलब क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ जैसे संपत्ति में वृद्धि था, संपत्ति था, पुनः मूल्यांकन खाते जमा, तो यहाँ पर अब हमें कमी हुआ तो इसका अपोजिट हो जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते उधार, और वह क्या हो जाएगा, संपत्ति खाते, ठीक है, जमा हो जाएगा। चलो 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया, 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया, संपत्ति में वृद्धि और संपत्ति में कमी। इसी के साथ अब तीसरा पॉइंट में लेके आता हूं दायित्व के लिए। दायित्व में वृद्धि हो तब, तो दायित्व में अगर वृद्धि होगा, दायित्व में एक वृद्धि हो गया, दायित्व में वृद्धि मतलब मान लो जैसे कि मैं बात करूं, दायित्व में वृद्धि के लिए मुझे लेनदारों को पैसा चुकाना था पहले, मतलब कच्ची तलपट में यहाँ मैंने लेनदार लिख दिया, लेनदार की मैं बात किया तो यहाँ लिखा है 80,000, ठीक है, लेकिन यहाँ समायोजन में बोल दिया कि आपको 10,000 अधिक चुकाना है, अधिक लेनदार को चुकाना है या चुकाना बाकी, ठीक है, चुकाना है। अब देखो 10,000 अधिक चुकाना है मतलब यहाँ 80,000 था, 80,000 से 10,000 अधिक हो गया, अधिक हो गया मतलब वो क्या हो गया, दायित्व में वृद्धि हो गया। और अगर उसी चीज के लिए कह दिया जाए कि यहाँ कम चुकाना है, लेनदार को कम चुकाना है, तो मतलब वो दायित्व में क्या हो गया, कम हो गया। अब देखो समझो थोड़ा, अगर अधिक चुकाएंगे मतलब हमारे पास खर्च ज्यादा हो जाएगा, और खर्च ज्यादा होगा मतलब नुकसान हुआ, नुकसान हुआ मतलब पुनः मूल्यांकन खाता उधार हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा पुनः मूल्यांकन खाते क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा, और वह लेनदार खाते जमा हो जाएगा। चलो ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। उसके बाद अब कौन सा पॉइंट आया है, दायित्व में वृद्धि था, अब क्या लिखेंगे, दायित्व में क्या आ जाए, कमी आ जाए। कमी आ जाए तो मैंने अभी जस्ट बताया आप सभी को, कमी हो जाए मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ अधिक हुआ तो अधिक चुकाना पड़ा, अधिक चुकाना पड़ा मतलब मुझे लिए खर्च हो गया, नुकसान हो गया, हानि हो गई, तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार हो गया। लेकिन अब मुझे कम चुकाया जाए, कम चुकाया जाए मतलब ये अधिक की जगह क्या दे दिया जाए, कम दे दिया जाए। तो देखो अब 80,000 की जगह 10,000 कम चुकाना है, तो 10,000 कम चुकाना मतलब कितना चुकाना है, 70,000, तो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया मतलब वो दायित्व में क्या दर्शाएगा, कमी दर्शाएगा। तो दायित्व में कमी होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ है तो पुनः मूल्यांकन खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे दायित्व खाते उधार हो जाएगा, और वह क्या लिखेंगे, पुनः
मूल्यांकन खाता। चलो यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद के पॉइंट क्या है देखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने 4 पॉइंट देखा, संपत्ति में वृद्धि, संपत्ति में कमी, दायित्व में वृद्धि, दायित्व में कमी। तो अब का जो पॉइंट्स है वो क्या है, संपत्ति लिखना रह जाए, लिखना रह जाए। चलो ध्यान से समझना, लिखना रह जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरा हम सब कुछ कर देते हैं, लास्ट में बोलता है कि 5000 की जमीन लिखना रह गया है, 5000 का रोकड़ लिखना रह गया है। तो रोकड़ लिखना रह गया मतलब संपत्ति साइड पे जो भी लिखना रह जाएगा समायोजन के अंदर, तो हमारा क्या कहलाएगा, संपत्ति में लिखना रह गया। और संपत्ति में लिखना रह गया मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट बढ़ गया तो पता ही क्या मैंने बताया था, पुनः मूल्यांकन जमा। सही समझ रहे हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, संपत्ति खाते उधार, और वह क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते जमा। चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद का पॉइंट, जिस तरह संपत्ति लिखना रह गया उसी तरह मैं यहाँ लिख रहा हूँ दायित्व लिखना रह जाए। अब ये दायित्व लिखना रह जाए, ये पॉइंट क्या है, जिस तरह संपत्ति मतलब मुझे लेना रह गया था, उसी तरह अब का पॉइंट क्या है, इसके बाद वाला दायित्व लिखना रह जाए मतलब मुझे किसी को चुकाना था, वो मेरे ध्यान से उतर गया, लेकिन अब मुझे पता चला कि मुझे इसको रुपए चुकाने हैं। तो ये रकम जो चुकाना है मतलब मेरे लिए क्या हो गया, खर्च हो गया। और खर्च होता है तो हमें पता है कि पुनः मूल्यांकन खाता क्या होता है, उधार होता है। तो देखते हैं क्या लिखेंगे इसमें, पुनः मूल्यांकन खाते क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा, और वह क्या हो जाएगा, दायित्व खाते जमा हो गए। चलो यहाँ तक भी क्लियर हो गया। इसके बाद का पॉइंट क्या है, इसके बाद का पॉइंट याद रखना, जो चीज भी मिलना बाकी हो, चाहे मिलना बाकी वेतन हो, कमीशन हो, बोनस हो, पारिश्रमिक हो, कुछ भी मिलना बाकी रह जाए या अग्रिम चुकाया हो, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट कहलाएगा मतलब पुनः मूल्यांकन खाता जमा हो जाएगा। तो मैं पहले पॉइंट्स लिख दूंगा, अग्रिम चुकाया या मिलना बाकी आए। अब उसमें मैं चाहूं तो वेतन भी लिख दूं, कमीशन भी लिख लूं, बोनस लिख दूं, इत्यादि। जो कुछ भी मिलना बाकी होगा जिसमें हमें पता चले कि इसमें पैसे हमें क्या हो रहे हैं, मिलने बाकी हैं, तो मिलने बाकी रहेंगे तो मतलब क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, और प्रॉफिट कहलाएगा तो पुनः मूल्यांकन खाता जमा हो जाएगा। तो ये सभी खाता क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। लिखेंगे हम यहाँ पे अग्रिम चुकाया मतलब पहले से चुका दिए तो अब चुकाने की जरूरत नहीं। अग्रिम चुकाया खर्च खाते उधार, और उसके बाद मिलने बाकी सभी में लिख देता हूँ, सभी आय खाते उधार, और क्या हो जाएगा, वह पुनः मूल्यांकन खाते जमा। चलो ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। इसके बाद का पॉइंट क्या है, जैसे अग्रिम चुकाया था और मिलना बाकी था, उसी तरह चुकाना बाकी हो और अग्रिम प्राप्त हो, मतलब ये बात कर रहे हैं हम किसकी, दायित्व की। तो अब जैसे मैं बताऊं कि चुकाना बाकी रहेगा, तो चुकाना बाकी रहेगा तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, खर्च कहलाएगा। और अग्रिम प्राप्त रहेगा तो अग्रिम प्राप्त मतलब जो मुझे अभी मिलना था वो मुझे पहले से मिल गया है, तो पहले से मिल गया है तो वो क्या मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमारा दायित्व कहलाएगा, यानी हमारा नुकसान कहलाएगा। तो ऐसी कंडीशनों के लिए क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं पॉइंट्स नंबर कौन सा है, अगर अग्रिम प्राप्त हो या चुकाना बाकी है, खर्च। अब खर्च में सभी खर्चों का समावेश कर दे रहा हूं मैं, एक साथ ही सभी खर्च हो तब। तो ऐसी कंडीशनों के लिए क्या होता है, ये सब हमारे लिए क्या है, नुकसान है, खर्च है, ये सब हमारे लिए क्या है, खर्च और नुकसान है। तो नुकसान होता है तो मैंने क्या बताया था, पुनः मूल्यांकन खाते उधार,
पुनः मूल्यांकन खाते उधार, और वह क्या हो जाएगा, सभी प्रकार के, वह अग्रिम प्राप्त आय खाते और वह चुकाना बाकी सभी खर्च, ठीक है, सभी खर्च खाते क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। चलो ये सारे पॉइंट्स किसके अंदर आ जाते हैं, पुनः मूल्यांकन खाते के अंदर आ जाते हैं। फिर इसका बाद वाला जो पॉइंट्स होता है, इसके बाद वाला जो पॉइंट्स होता है वो क्या होता है, पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते समय होता है। तो पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते समय दो चीजों को याद रखना, पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते समय, अब पुनः मूल्यांकन खाता जब बंद करेंगे तो उसमें दो पॉइंट्स होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो लाभ और हानि कैसे होगा, मैं पहले भी काफी बार कह चुका हूं कि लाभ कब होता है, जब भी किसी खाते की जमा शेष होती है तो वो लाभ कहलाता है, और जब भी किसी खाते की उधार शेष होती है तो वो क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। तो यहाँ पर भी सेम वही पॉइंट है, वही मुद्दा है। यदि पहला पॉइंट लाभ हो तब, यानी कि क्या होगा, जमा शेष होगा। अगर जमा शेष होगा तो क्या लिखेंगे, जमा शेष मतलब क्या, जमा का शेष अधिक होगा, उधार का शेष कम होगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, जमा शेष कहा जाता है। तो जमा शेष होगा तो क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते उधार, और वह साझेदारों के पूंजी खाता या तो चालू खाते, जो भी लिखना चाहते हैं वो जमा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, जब लाभ होगा यानी जमा शेष होगा तो क्या हो जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते उधार, वो साझेदारों के पूंजी या चालू खाते जमा। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट से याद रखना कि सर इस सवाल में तो दो अनुपात दिए रहते हैं, तो साझेदारों का लाभ हानि जो बांटना है, लाभ या हानि बांटना है, तो किस प्रमाण में होना चाहिए, दो प्रमाण दिए, एक नया दिया है, पुराना दिया है, एक पहले था और एक अब चेंजेस करके ले आए हैं। तो जो चेंजेस करके लाए हैं वो तो आने वाले वर्ष के लिए है, यानी कि हमें पूरा का पूरा किसके आधार पे करना है, पुराने अनुपात पे करना है। तो याद रखना इसका ये मेन पॉइंट था, पुराने प्रमाण में हम क्या करेंगे, लाभ को बांट लेंगे। और दूसरा ऐसा ही कंडीशन आएगा जब क्या हो, हानि हो तब। तो हानि होगा तो क्या होगा, उसको हम जैसे लाभ को जमा शेष कहा गया तो हानि को क्या कहा जाएगा, उधार शेष। ठीक है, उधार को मैंने क्या लिख दिया, हानि को मैंने उधार शेष लिख दिया। अब उधार शेष होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, साझेदारों का पूंजी उधार हो जाएगा और पुनः मूल्यांकन जमा हो जाएगा। साझेदारों का पूंजी या तो चालू खाते उधार, और वह क्या हो जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते। चलो यहाँ तक तो आप सभी का पुनः मूल्यांकन खाते की जितनी भी एंट्रियां थी, जितने जैसे जो प्रोसेस किया जाता था वो मैंने बता दिया। अब इसी के साथ साथ हम पुनः मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाता है वो समझाने जा रहा हूँ, लेकिन वो समझाने से पहले मैं ये तो पॉइंट क्लियर कर दूं कि जब लाभ और हानि होता है तो इसको कहाँ कैसे दर्शाया जाता है। तो जैसे कि मैंने बात किया कि जब लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार होगा, साझेदारी का पूंजी खाता या चालू खाते क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो साझेदारी के चालू खाते में या तो पूंजी खाते में, चालू खाता और पूंजी खाते के बारे में विस्तृत जानकारी तो मैं पहले चैप्टर में भी बता चुका हूँ कि जब पूंजी खाता होगा तो वो अस्थिर पूंजी खाता पद्धति के अनुसार होगा, और अगर चालू खाता होगा मतलब वो स्थिर पूंजी खाते के अनुसार होगा। तो ये दोनों में कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। इसके बाद जैसे मैं बात किया साझेदारी के पूंजी खाते में हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, और अगर हानि होगा तो साझेदारी के पूंजी खाते के उधार पे लिखेंगे। अब देखते हैं साझेदारी का पुनः मूल्यांकन खाता बनाते कैसे हैं, उसके अंदर कैसे क्या एंट्री करते हैं, देखते हैं। आप सभी को मैं बता रहा था पुनः मूल्यांकन खाते समय मैंने असर तो बता दी, अब असर के साथ साथ सर खाता भी बता दीजिए। तो खाते में देखो सबसे पहले बताऊं मैं, जिसमें उधार जमा होता है वो सभी को पता है,
तो यहाँ पर सबसे पहले विवरण, यहाँ रकम, यहाँ पर भी विवरण, यहाँ पर भी रकम। चलो रकम में रुपए का सिंबल लगाना मत भूलना। फिर उसके बाद ये वाला पक्ष होता है उधार का और ये वाला पक्ष होता है जमा। चलो ये तो हुआ तुम्हारा पुनः मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के अनुसार जैसे मैं बात किया था संपत्ति में कमी, संपत्ति में वृद्धि, तो उसमें कैसे कैसे क्या प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट हमारा क्या था, संपत्ति में वृद्धि था। तो संपत्ति में वृद्धि तो संपत्ति खाते था, पुनः मूल्यांकन खाता जमा। तो यहाँ संपत्ति खाता उधर संपत्ति तो नहीं बना है, पुनः मूल्यांकन खाते बना है, और मैंने संपत्ति वृद्धि में क्या बताया, पुनः मूल्यांकन खाते जमा। तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में लिखूंगा संपत्ति खाता, संपत्ति खाता, और यहाँ पर लिख लेना वृद्धि। वृद्धि का मतलब याद रखना, समझ जाओगे तुम, संपत्ति में अगर वृद्धि होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में। ये रकम तुमने लिख दिया, चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद वाला पॉइंट क्या था, संपत्ति में कमी था। तो संपत्ति में कमी मतलब क्या होता है, संपत्ति में कमी मतलब क्या, मैंने बताया था संपत्ति कमी मतलब लिखना हमारे लॉस हुआ है। तो लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता उधार करते हैं। तो पुनः मूल्यांकन खाते में लिखूंगा संपत्ति खाता, संपत्ति खाता, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमी, क्योंकि कमी हो रहा है, कमी होते यहाँ रकम मैंने लिख दिया। चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा पॉइंट्स क्या था, दायित्व में वृद्धि। दायित्व में वृद्धि मतलब हमें चुकाना ज्यादा है, तो चुकाना ज्यादा है मतलब मेरे लिए खर्च हो गया, और खर्च होता है तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार हो जाता है। तो पुनः मूल्यांकन खाते में के उधार में मैं क्या लिखूंगा, दायित्व खाता, दायित्व खाता, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि मैंने लिख दिया। चलो यहाँ पर भी क्लियर हो गया। उसके बाद दायित्व में क्या पॉइंट था, कमी का था। तो दायित्व में कमी मतलब मुझे कम चुकाना है, कम चुकाना मतलब मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होता है तो क्या लिखते हैं, पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में। यहाँ क्या लिखेंगे, दायित्व खाते, दायित्व खाते, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, कमी, यानी दायित्व में कमी। चलो ये पॉइंट भी क्या हुआ, क्लियर हो गया। इसके बाद कौन सा पॉइंट था सर, इसके बाद हमारा पॉइंट था संपत्ति लिखना रह जाए। तो संपत्ति लिखना रह जाए मतलब हमारी संपत्ति में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। संपत्ति में क्या हो रही है, वृद्धि। तो संपत्ति में वृद्धि क्या होगा, हमारा पुनः मूल्यांकन खाता जमा हो जाएगा। ध्यान लिखेंगे, नहीं लिखी संपत्ति, नहीं लिखी संपत्ति, नहीं लिखी संपत्ति यानी क्या होगा, हमारे लिए लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यानी हम यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद का पॉइंट हमारा क्या होता है, नहीं लिखा दायित्व। नहीं लिखा दायित्व मतलब हमें दायित्व चुकाना है, दायित्व चुकाना मतलब पुनः मूल्यांकन खाते क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। यहाँ लिखूंगा नहीं लिखा दायित्व। तो नहीं लिखा दायित्व मतलब हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया, यानी हानि हो गया, यानी खर्च हो गया, जो चाहे दर्शा सकते हो। अब हमें खर्च हुआ तो हम क्या करेंगे, ये हमारा दायित्व में हमने पुनः मूल्यांकन खाता क्या कर दिया, उधार कर दिया। पुनः मूल्यांकन खाते उधार, नहीं लिखा दायित्व खाते जमा। चलो ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। इसके बाद वाला पॉइंट्स क्या था, जो अग्रिम चुकाया था, अग्रिम चुकाया था लिखना बाकी, मतलब मिलनी बाकी आवक था, मिलनी बाकी आवक में जो कुछ भी था वो हमारे संपत्ति में क्या करता था, वृद्धि करता था। संपत्ति वृद्धि मतलब मेरे लिए क्या दर्शाता था, प्रॉफिट दर्शाता था। तो प्रॉफिट दर्शाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं, जमा में लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखूंगा अग्रिम चुकाया, लिख दिया। फिर उसके बाद मिलनी बाकी सभी आय लिख दे रहा हूं। जब सवाल आएंगे तो उसके साथ में पूरा क्लियर कर दूंगा। सभी आय, मिलनी बाकी सभी आय को मैंने दर्शा दिया। इसके बाद ये तो हुआ मिलना बाकी। उसी तरह क्या होता है इसका अपोजिट, चुकाना बाकी। उसी का अपोजिट क्या होता है, चुकाना बाकी। चुकाना बाकी और अग्रिम चुकाए की जगह अग्रिम प्राप्त हो, तो अग्रिम प्राप्त होगा या चुकाना बाकी होगा, वो हमारे लिए क्या होता है, नुकसान होता है या लॉस होता है या तो खर्च होता है। तो खर्च, नुकसान, लॉस क्या आता है, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पे। तो पुनः मूल्यांकन खाते के मैं उधार पे लिखूंगा यहाँ पर अग्रिम प्राप्त आय। अग्रिम प्राप्त आय होगा तो हम उधार में कर दिए। फिर उसके बाद चुकाना बाकी, चुकाना बाकी आय। चलो चुकाना बाकी आय से तो हो चुका। चुकाना बाकी आय मतलब आय नहीं, सभी खर्च, सभी खर्चों का समावेश कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, सभी खर्चों का समावेश कर दिया, यानी हमारा सभी खर्च एक साथ में आ गए। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी एक कंफ्यूजन रहता था कि जो डूबत ऋण के बारे में,
तो डूबत ऋण अगर लिखना होगा तो हमारे लिए क्या होता है, संपत्ति में कमी दर्शाता है। लेकिन वही चीज अगर डूबत ऋण वापसी का हो जाता है तो हम कहाँ लिखते हैं, पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में। तो यहाँ हम डूबत ऋण लिख सकते हैं, ये तो कमी दर्शा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डूबत ऋण वापसी जो होता है वो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने लिखा, बाकी सबको विस्तार से इस तरह से बता दिया। लेकिन डूबत ऋण वाला फॉर्मेट बता देगा। अगर डूबत ऋण वापसी हुआ तो जमा, डूबत ऋण वापसी। चलो ये पॉइंट्स तो क्या हो गया, क्लियर हो गया। पुनः मूल्यांकन इसके साथ क्लियर होता है। पुनः मूल्यांकन क्लियर होने के बाद अब इसको क्या किया जाता है, इसका खाता बंद किया जाता है। तो खाता बंद करते समय मैंने बताया था शेष देखा जाता है, शेष देखा जाता है। तो शेष देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे जमा शेष बोला था मैंने, जमा शेष मतलब जमा का शेष अधिक हो, अधिक होगा, और यहाँ पे क्या आ जाए, कम आ जाए। तो कम आ जाए मतलब क्या होगा, जमा अधिक है और ये कम है, तो मतलब जमा शेष कहलाएगा। जमा शेष लिखा मैंने, और जमा शेष क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। तो लाभ को हमें क्या करना है, साझेदारों के पूंजी के लाभ हानि के प्रमाण में बांट देना है, वो भी किस प्रमाण में, पुराने प्रमाण में। यहाँ लिखेंगे लाभ मैंने लिख दिया, और यहाँ साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, जिसमें मैंने ए और बी का मान लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। और बाई चांस अगर यहाँ पे अधिक आ जाए, बाई चांस अगर यहाँ पर अधिक आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए, कम आ जाए, तो यहाँ पे अधिक कहाँ का है, उधार का है, और कम कहाँ का है, जमा का है। तो मतलब ये उधार जमा है, और उधार अधिक है और जमा क्या है, कम है। मतलब क्या हो गया, उधार शेष हो गया, उधार शेष हुआ। उधार शेष हुआ मतलब मुझे क्या हो गया, हानि हो गई। हानि हुआ तो भी, लाभ हो तो भी, हमें क्या करना है, लाभ हानि के प्रमाण में रखना है। और यहाँ लिखेंगे साझेदार का पूंजी, साझेदारों का पूंजी खाता या तो चालू खाता, जो भी रखना है, ए और बी, किस प्रमाण में, पुराने प्रमाण। चलो पुराने प्रमाण, ए और बी का मैंने रख दिया। चलो यहाँ पे यहाँ तक तो ये क्या हुआ, फिर इसको हम कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते या चालू खाते के जमा में लिखोगे, इसको कहाँ लिखोगे, पूंजी खाते के या चालू खाते के उधार में लिखोगे। चलो ये तो पॉइंट्स क्लियर हुआ। सर अगर इसके साथ सवाल हो जाता तो बहुत मजा आता, पूरी तरह से समझ में आ जाता। लेकिन अगर मैं अभी इस तरह के सवाल बता दूंगा तो थोड़ा माइंड से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं आने वाले वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपको इसके सारे सवाल विस्तृत जानकारी के साथ आप सभी को बताऊंगा। लेकिन अगर वो जानकारी लेना है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन में घंटा भी सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ हमारा क्या होगा, हमारे पुनः मूल्यांकन खाते का कोई पूरा पॉइंट क्लियर हुआ। अगर आप सभी को हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक जिसने हमारा सब्सक्राइब नहीं दबाया, फिर से मैं कहूंगा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।